नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा राजपूत आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं युट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती। आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 9वी मराठी अक्षर भारती या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 11 आभाळातल्या पाऊलवाटा। नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या भारतात प्राणी पक्षी यामधील वैविध्यही थक्क करणारे आहे। भारतात पक्ष्यांच्या 1246 जाती आहेत। पक्ष्यांच्या दुनियेतल्या अनेक आश्चर्यकारक गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे पक्ष्यांचे स्थलांतर होय। पक्षी स्थलांतर का, कुठून व कधी करतात याचे विवेचन प्रस्तुत पाठात आले आहे। प्रस्तुत पाठ आपली सृष्टी आपले धन या पुस्तकातून घेतला आहे। आभाळातल्या पाऊलवाटा मतलब क्या? आसमान में का छोटा रास्ता, पाऊलवाटा यानी कि जाने के लिए छोटा सा रास्ता। तो ये रास्ता कहाँ पे है? आसमान में है। आसमान में कौन रहता है, कौन उड़ता है आसमान में से? पंछी, पक्षी, बर्ड्स। देखो हमारा भारत है वो नेचर से भरा पूरा है। अलग अलग तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे प्राणी पक्षी बहुत है। उसमें भी भारत में जो प्राणी और पक्षी है उनमें वैविध्य यानी कि अलगपन, बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी और पक्षी हमारे यहाँ पे हमें दिख के आते हैं। भारत में पक्षियों के बर्ड्स की कितनी जाति है? 1246, 1246। पक्ष्यांच्या दुनियातल्या अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी, बर्ड्स पंछियों की दुनिया की अलग अलग जो बातें हैं वो हमें यहाँ पे इस लेसन में सीखनी है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है स्थलांतर। स्थलांतर का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, माइग्रेशन। ओके, तो ये पंछी कहाँ जाते, स्थलांतर कहाँ करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमें से इस लेसन में देखना है। चलो हम शुरुआत करते हैं। पक्ष्यांच्या दुनियेतल्या अनेक गोष्टी आश्चर्यजनक आहेत, पण त्यातही सर्वात स्तिमित करणारे काही असेल तर अनेक पक्षी जाती वर्षातून दोनदा करत असलेल्या हजारो मैलांचा प्रवास। भारतातल्या कोणत्याही सरोवराकडे हिवाळ्याच्या सुरुवातीला नजर टाकली तर निरनिराळ्या जातींच्या बदकांनी पाणी अक्षरशः झाकलेले दिसते। हे पक्षी महिन्या 2 महिन्यापूर्वी तर इथे नव्हते। एकदम हजारोंच्या संख्येने हे आले कुठून? बघा, पक्ष्यांच्या दुनियेतली म्हणजे पंछियों की दुनिया में बहुत आश्चर्यजनक यानी कि अलग अलग तरह की कुछ बातें हैं जो, पर उन सब में सर्वात जास्त स्तिमित यानी सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली जो बात है वो क्या है? अगर हमने देखा भारत में हर साल में 2 बार ये जो पंछी है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे दिखते हैं हमें। भारत में कोई भी सरोवर जो होता है ना उसके किनारे अगर हम लोग गए, सरोवर यानी कि क्या, लेक, तालाब, तो हिवाड़ा यानी कि विंटर सीजन के स्टार्टिंग में अगर हम लोग कोई भी तालाब के यहाँ पे गए तो क्या होता है, वहां पे अलग अलग जाति के जो बदक होते हैं ना, बदक, द स्ट्रोक, उन बदकों से क्या होता है, पूरा जो पानी होता है वो पूरा ढका हुआ रहता है। मतलब पूरे पानी पे सिर्फ बदक बदक ही हमें दिखते, पानी दिखता ही नहीं है। हम अगर सोचे तो 1-2 महीने पहले अगर हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे ये बदक नहीं थे, ये कहाँ से आ गए इतने सारे बदक? तो ये सोचने वाली बात है। तो कहाँ से आते हैं ये? युरोप आणि उत्तर आशियातून हजारो मैलांचा प्रवास करून बदकेच नव्हे तर इतरही असंख्य जातींचे पक्षी नियमितपणे हिवाळ्याच्या आरंभी येऊ लागतात। भारतात येणारे श्वेत बलाक जर्मनीतून येतात तर बदकांच्या काही जाती सायबेरियातून। बलाकांच्या स्थलांतराविषयी कालिदासाच्या वाङ्मयात उल्लेख आढळतात। हंस पक्षी सुद्धा पावसाळ्यात दिसत नाही अशी वर्णने प्राचीन वाङ्मयात आहे। मात्र या काळात हे पक्षी कुठे जातात याची मात्र माहिती दिसत नाही। देखो ये जो बदक आते हैं ना, कहाँ से आते हैं ये बदक? यूरोप या फिर नॉर्थ एशिया, वहां से हजारों मील का जो प्रवास करके ये
उड़ के पानी में से ये जो पंछी है, बतख है, वो कहाँ पे आते हैं? हमारे इंडिया में आते हैं। विंटर सीजन चालू होने के पहले पहले ये हमें यहाँ पे दिखते हैं। भारतात येणारे श्वेत बलाक, हाँ श्वेत बलाक यानी वही पांढरे बगळे, ये बगड़ा है, हाँ श्वेत बलाक, हे बगळे जर्मनीतून येतात। तर बदकांच्या काही जाती, बदक म्हणजे ते डक भी कहते ना, बदक डक, बगड़े आणि बदक थोड़ा फर्क असतो, बगला और बदक डक, इनमें थोड़ा फर्क रहता है। श्वेत बलक जर्मनी में से आते हैं। तो बदक की कोई जो जाति है, कुछ जाति के बदक ये साइबेरिया में से भी हमारे यहाँ पे आते हैं। बलाकांच्या स्थलांतराविषयी, ये जो बलाक है ना बगड़े, उनके स्थलांतर यानी कि उनके माइग्रेशन के बारे में वो कालिदास जी के वाङ्मय, वाङ्मय यानी कि साहित्य लिटरेचर, कालिदास जी ने जो लिटरेचर लिखा है उसमें भी ये बलक यहाँ से वहां जाते हैं, ये उनके लिटरेचर में भी हमें पढ़ने को मिलता है। हंस पक्षी, हंस नाम का एक पक्षी होता है, वो भी हमें बारिश के दिनों में, पावसाळा, तो बारिश के दिनों में हमें वो भी दिखता नहीं। ऐसी वर्णन है, मतलब ऐसी बातें हमें प्राचीन यानी कि पुराने लिटरेचर में दिखाई देती है। मात्र या काळात हे पक्षी नक्की कुठे जातात त्याची मात्र माहिती दिसत नाही। हाँ, ये पंछी जाते हैं, यहाँ पे दिखते नहीं है, पर कहाँ जाते हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, वो कहाँ पे लिखा नहीं है। या उलट युरोपमध्ये अनेक पक्षी हिवाळ्यात दिसेनासे होतात, याची जाणीव होते। इसके उल्टा क्या होता है, यूरोप में बहुत सारे पंछी विंटर सीजन में वहां पे नहीं होता, ये उनको भी पता चलता है। पण ते नक्की काय करतात हे कोणालाच माहित नव्हते। अनेकांच्या समजुतीप्रमाणे बर्फ पडू लागण्यापूर्वी हे पक्षी बेडूक, खवलेकरी अथवा काही सस्तन प्राण्यांप्रमाणे चिखलात अथवा कपारीत गाडून घेऊन प्रदीर्घ हिवाळी झोप काढत असले पाहिजेत। पुढे माणूस एका खंडातून दुसऱ्या खंडात प्रवास करू लागला, तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की आपल्या खंडातून गायब होणारे पक्षी त्याच ऋतूत दुसऱ्या खंडामध्ये दिसून येतात। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जब भी हमें पता नहीं था कि ये पंछी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते, तब लोगों को क्या लगता था कि जब भी विंटर सीजन शुरू होता है ना, बर्फ गिरने से पहले, बर्फ पडू लागण्यापूर्वी जैसे बेडूक, फ्रॉग और खवलेकर यानी कि कोई ऐसे जिसके आंख पे ऐसे खवले होते हैं ना, क्या हिंदी में आप लोग क्या बोलते, खवले खवले होते, जैसे आपने मछली देखी है, मछली के ऊपर भी वो खवले होते हैं, तो वो ऐसे कुछ प्राणी, सस्तन प्राणी, सस्तन प्राणी यानी कि क्या, आपको तो पता होगा, साइंस पढ़ने वाले हो, जो अपने बच्चों को दूध पिला, मैमल्स, मैमल्स, ये जो प्राणी है वो क्या है, चिखल या फिर कपारी, कपारी यानी कि क्या, जो डोंगर होते हैं ना, हिल्स होते, हिल्स के बीच में ऐसे थोड़ी जगह होती है, गोल ऐसी कपार होती है, उसको कपार बोलते हैं, हिल्स के बीच में का भाग, वहां पे ये छुपे होते होंगे और पूरा विंटर सीजन ये क्या करते हैं, एक नींद निकालते, झोप काटता यानी कि नींद निकालते, सो जाते हैं, ऐसा तब लोगों को लगता था। पर जैसे जैसे इंसान, तभी इंसान ट्रेवल नहीं करता था, वो अपने अपने खंड में रहते थे, अपने देश में रहते थे, कहीं और नहीं जाते थे। पर जैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगा, तब उनको दिखने लगा कि अरे ये जो हमारे यहाँ के पंछी है, ये तो अभी इस सीजन में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि ये पंछी क्या करते हैं, स्थलांतर करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पक्ष्यांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही। देखो अभी पंछी यहाँ से वहां उड़ के जाते हैं, इस सबसे की स्टडी करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंछी सब एक जैसे दिखते, कौन सा पंछी यहाँ से उड़ के वहां गया कि वहां का, ये हमें पता नहीं चलता है। पण अवघडातल्या अवघड प्रश्नातून विज्ञानाला मार्ग काढावा लागतो। पर हमारा साइंस है, साइंस का मतलब क्या, कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो उसका आंसर ढूंढना, उसमें से रास्ता निकालना, यानी कि सायन्स, तो सायन्स ये ढूंढ के निकालता है। पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे मार्ग शोधण्यासाठी एक साधा पण कष्टसाध्य उपाय गेल्या शतकापासून वापरला जातो। कुठला तो पाहूया। एखाद्या विशिष्ट भागात अनेक पक्षी पकडून त्यांच्या पायात खुणेचे वाळे अडकून द्यायचे। अॅल्युमिनियमचे बनवलेले हे वाळे हलके असतात, त्याचे पक्ष्यांना ओझे होत नाही।
या वाळ्यावर ज्या संशोधन संस्थेने ते लावले आहेत त्या संस्थेचे नाव व खुणेचा क्रमांक असतो. कोणत्या क्रमांकाचे वाळे कोणत्या पक्षाला कुठे आणि केव्हा लावले याची नोंद संस्थेकडे असते. देखो अभी साइंस के पास तो सब क्वेश्चन का आंसर होता है. तो साइंस ने क्या किया, ये पंछी एक जगह पे दूसरी जगह कैसे जाते हैं ये पता करने के लिए एक कष्ट साध्य यानी कि थोड़ा मुश्किल उन्होंने उपाय तो ढूंढा पर थोड़ा कष्ट साध्य थोड़ा मुश्किल था वो. पर क्या था, एका विशिष्ट भागात जो पक्षी है उनको पकड़ना, पंछियों को पकड़ना, उनके पैर में वाड़े, वाड़े यानी कि क्या, जैसे हम छोटे बच्चों के पैरों में पायल डाल देते हैं ना, आपको पता है, तो उस तरह के सॉरी धातु का एंकलेट्स बोलते हैं ना, एंकलेट्स, तो वो एल्यूमिनियम की एंकलेट्स बना के पंछियों के पैर में डाल देते. एल्यूमिनियम की थी इसलिए वो वजन से हल्की थी, उनको कुछ हैवी नहीं लगता था, हल्की थी वो. और उसके ऊपर जिस संशोधन संस्था मतलब जिन्होंने वो वाड़े डाले हैं, जो पंछियों का रिसर्च करने वाली जो संस्था थी, इंस्टीट्यूशन थी, उनका उन्होंने नाम डाल दिया और कुछ उनका कुछ सिंबल होगा वो डाल दिया. यानी कि और कौन से नंबर का जो एंकलेट है यानी कि वो वाड़ा है, कौन से पंछी को कब कहाँ पहनाया है, वो भी सब वो एक डायरी में नोंद करके लिख के रखते थे. वाळे अडकवलेले हे पक्षी पुन्हा मोकळे सोडले जातात. एखादे वाळे असलेला पक्षी जिवंत अथवा मृत ज्याला सापडेल त्याने त्या संस्थेला कळवावे अशी अपेक्षा असते. अर्थात लावलेल्या सर्व वाळ्यांची माहिती सॉरी परत मिळतेच असे नाही, परंतु 100तल्या 1-2 वाळ्यांचा जरी पत्ता लागला तरी मौल्यवान माहिती मिळू शकते. केरळात वाळे लावलेले परीट पक्षी काबूल, अफगाणिस्तान, वायव्य पाकिस्तान या भागात सापडले आहेत. केरळातलाच एक रानपरीट फॉरेस्ट ब्रह्मदेशात सापडला आहे. जर्मनीत वाळे लावलेला बलाक बिकानेर मध्ये सापडला है. देखो वो एंकलेट उनके पाँव में डालना और वो पंछियों को वापिस से उड़ने के लिए छोड़ देना. फिर अगर जिसे ये एंकलेट पहना हुआ पंछी दिखेगा, वो जिंदा हो या मृत यानी कि मरा हुआ, डेथ हो, वो अगर आपको मिल गया, आपने वो वाड़ा देखा, उसके ऊपर कौन से इंस्टीट्यूशन का नाम है, क्या नंबर है, वो वहां पे आपको मतलब कोई आके हमें बताएगा. ऐसा लगता था. 100 में से अगर 2 पंछियों के बारे में भी पता चला तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मूल्यवान यानी कि इंपॉर्टेंट, बहुमोल, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती थी. देखो केरल में से जो पंछी छोड़े थे एंकलेट पहना के परीट पक्षी, वो कहाँ पे, काबुल में, अफगानिस्तान में और वायव्य पाकिस्तान में मिले. मतलब यहाँ से वो पंछी कहाँ जाते थे, काबुल, अफगानिस्तान, वायव्य पाकिस्तान में जाते थे. केरल में कई एक रानपरिट नाम का पंछी जो था वो कहाँ पे मिला था, जिसे फॉरेस्ट वैक्टेल बोलते थे, वो ब्रह्मदेश में मिला. मतलब देखो जो एंकलेट डाले थे उसमें से पता चला कि ये पंछी कितने दूर दूर तक उड़ के जाते हैं. जर्मनीत वाळे जिसने जर्मनी में एंकलेट पहनाया हुआ एक बलाक कहाँ पे मिला, अपने राजस्थान के बीकानेर में मिला. तो कितना दूर का ये लोग ट्रॅव्हलिंग करके आते हैं. अलीकडच्या काळात विमाने आणि रडार यंत्रणेमुळे सुद्धा पक्ष्यांच्या स्थलांतराविषयी मोलाची माहिती मिळाली आहे. तरी सुद्धा पक्ष्यांच्या या गूढ सवयी संबंधीची कित्येक रहस्य अद्याप उकललेली नाही. अभी तो देखो ये तो पहले की बातें बताई मैंने, वाड़ा, एंकलेट पहनाना. अभी तो एरोप्लेन, उसके बाद में रडार की जो यंत्रणा है, मतलब हमारी जो अवकाश निरीक्षण की जो सिस्टम है उसमें से अभी तो सब इजी हो गया है. जल्दी जल्दी ये जो उनकी जो यहाँ से वहां स्थलांतर करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. फिर भी पंछियों की कुछ आदतें हैं, तो इन आदतों के सवई यानी कि आदतें, गुड़, गुड़ यानी कि रहस्यमयी, एक मिस्ट्री बोलते हैं ना हम, मिस्ट्री बॉक्स के साथ ऐसे गुड़, रहस्यमयी, मिस्ट्री, ऐसी उनकी कुछ आदतें होती. वो जो रहस्य है वो आज तक भी, रहस्य यानी कि गुपित, सीक्रेट्स, वो आज तक भी खुले नहीं है. किसी को भी पंछियों की कुछ कुछ बातों के जो सिक्रेट्स है वो आज तक पता नहीं चले हैं. पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे अनेक प्रकार पाडता येतील. हिमालयासारख्या पर्वत रांगांमध्ये राहणारे पक्षी थंडीत खाली दरीत अथवा सखल भागात उतरतात आणि उन्हाळ्यात परत वर सरकतात. देखो पंछियों की जो स्थलांतर है उसके भी अनेक
टाइप के होते हैं, देखो हिमालय में जो पर्वतरांग होती है वहां पे ठंडी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो पंछी क्या करते हैं, ऊपर जो पर्वतरांग होती है ना, ऊपर जो ऊंचाई के वहां से नीचे दरी में या फिर जो एकदम सपाट यानी कि अपनी जमीन का जो भाग होता है वहां पे ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर बर्फ पड़ती है ना, तो इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही उन्हाड़ा यानी कि समर सीजन शुरू हो जाता है, वो वापिस ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि समर में उनको गर्मी लगने लगती है नीचे, तो वो वापिस हिमालय में ऊपर चले जाते हैं। त्यांचा एकूण प्रवास काही किलोमीटरचाच असतो। ये पंछी सिर्फ हिमालय के जो हिल्स है, जो डोंगर है, बड़े बड़े हिमालय की पर्वत है, ऊपर से नीचे आते, तो इनका जो माइग्रेशन होता है, जो स्थलांतर होता है, वो कुछ किलोमीटर का होता है। अनेकदा दुष्काळ, महापूर अथवा बर्फवृष्टीमुळे एखाद्या प्रांतात अन्न मिळेनासे झाले की पक्षी तो प्रांत सोडून तात्पुरते दुसरीकडे जातात। मुळात अन्नाचे दुर्भिक्ष्य ही स्थलांतरामागची मूळ प्रेरणा आहे। देखो कभी कभी क्या होता है, दुष्काल आ जाता है, यानी कि बहुत धूप की वजह से बारिश नहीं होती है तो खाना नहीं मिलता है। महापूर यानी कि बहुत बारिश हो जाती है, पूर की वजह से भी कभी कभी खाना नहीं मिलता है। कभी बहुत बर्फ का बारिश, बर्फवृष्टि यानी कि बर्फ की बारिश हो जाती है, तो किसी किसी प्रांत यानी कोई कोई भाग में, कोई कोई एरिया में, प्रांत यानी एरिया में खाना नहीं मिलता है। वो खाना ढूंढने के लिए ये पंछी एक एरिया छोड़ के तात्पुरते यानी कि टेम्पररी, तात्पुरते यानी टेम्पररी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। मेन बात क्या होती है कि खाना नहीं मिलना, खाना से दुर्भिक्ष्य मतलब खाना नहीं मिलना, खाने की कमतरता, यही स्थलांतर यानी माइग्रेशन के पीछे की मूल प्रेरणा, यानी कि यही कारण है, रीजन है। मेन रीजन क्या है कि खाना नहीं मिलना, खाना ढूंढने के लिए ये पंछी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। पक्ष्यांना थंडी वाऱ्याची फारशी काळजी नसते, उनको से ठंडा वारा वगैरह ऐसा उनको कुछ नहीं होता है, पर खाना चाहिए होता है। अन्नाचा पुरेसा पुरवठा असेल तर पक्षी बर्फाळ प्रांतातही व्यवस्थित जगू शकतात। अगर उनको खाना अच्छे से मिल रहा है, मिलता होगा, तो वो जहां पे बर्फ है वहां पे भी अच्छे से जी सकते हैं। एरवी 2 ते 5,000 मीटर उंचीपर्यंत सापडणारे हिमकाक पक्षी एव्हरेस्ट चढणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या मागे मागे 8,500 मीटर म्हणजे सुमारे 27,000 फुटापर्यंत आल्याची नोंद आहे। एवढ्या उंचीवर ह्या पक्ष्यांना बर्फ, थंडी आणि हवेची कमी होत जाणारी घनता याचा कोणताही प्रकारे त्रास होत असलेला दिसत नाही। हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात, ते थंडीमुळे नाही तर बर्फ पडून अन्न शोधणे कठीण झाल्यामुळे। देखो बर्फ से इनको पंछियों को कुछ तकलीफ नहीं होती है जनरली, अरबी यानी कि जनरली 2 से 5,000 मीटर यानी 2 to 5,000 मीटर हाइट पे, ऊंची पे, हाइट पे हिमकाक पक्षी जो है, हिमकाक पक्षी जो एवरेस्ट पे लोग चढ़ने वाले गिर्यारोहक होते हैं ना, जो माउंटेन चढ़ने के लिए ऊपर जाते हैं, उनके पीछे पीछे 8,500 मीटर तक और कभी कभी तो 27,000 फीट तक ये पंछी उनके पीछे गए। मतलब वहां की जो बर्फ है, ठंडी है, ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हवेची कमी हो जाणारी घनता, ये सब का उनके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता है, वो ठंडी में जी सकते हैं। पर वो जो विंटर सीजन में नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लग जाती है और बर्फ में उनको उनका खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ खाने के लिए ही वो नीचे साउथ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि साउथ की तरफ इतना ठंडा नहीं है। पीछे चले गए ना, आगे बराबर पेज पे। तो अनेक पक्षी असे आहेत की जे बर्फ पडायला लागण्याच्या बरेच आधी अन्न अद्यापही भरपूर उपलब्ध असतानाच आपल्या दक्षिण यात्रेला सुरुवात करतात। हे पक्षी स्थलांतरासाठी अन्नाच्या तुटवड्याची वाट पाहत बसत नाही। सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन जणू उचल खाते, दक्षिणेची ओढ लागते, आतील अस्वस्थता वाढते। एका जातीचे अनेक पक्षी एकत्र येतात आणि ठराविक मुहूर्ताला प्रयाण करतात। या पक्ष्यांच्या बाबतीत स्थलांतरांचा आता अन्नाशी संबंध उरला नसून ठराविक ऋतूत ठराविक दिशेने झेप घेणे हा एक धार्मिक विधी असल्यासारखं त्यांच्या जीवनाचाच एक भाग झाला आहे। परतीच्या प्रवासाचेही तसेच। वसंतगमाला सगळेच पक्षी
अनामिक ओढीने आपल्या उत्तरेतल्या घरांकडे निघतात. देखो, ये ठीक है कि खाना नहीं मिलता इसलिए वो आते, पर अभी है कि उनका ये क्या हो गया, रिचुअल हो गया है. बहुत सारे पक्षी बर्फ गिरने से पहले ही, जब खाने का उनका पुरोठा जो होता है, वो खाना उनको है वहां पे, फिर भी उनके उससे पहले ही उनकी दक्षिण यात्रा, यानी कि साउथ की तरफ आने की उनकी जो यात्रा है उसको वो शुरुआत कर देते हैं. ये पंछी जो है ना, ये स्थलांतर के लिए, यानी कि जाने साउथ की तरफ जाने के लिए अन्नच्या तुटवडा, यानी कि अन्न, अपना खाना खत्म होने की राह नहीं देखते. सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला, मतलब सूरज का दक्षिणी साउथ साइड पे थोड़ा कल होने लगा, यानी कि विंटर की थोड़ी सी शुरुआत होने जैसा उनको लगने लगा. तो जैसे उनके मन में दक्षिण की ओर, मतलब अपने वहां पे जाना है, वो हर साल जाते हैं ना, तो साउथ को, जैसे हम कहाँ पे, हम लोगों को भी देखो जब समर वेकेशन लग जाती है तो नानी के घर जाना, मामा के घर जाना, गांव को जाना, ऐसा हमारे मन में भी लगता है ना. तो वैसा उनका हो गया कि ये टाइम आ गया, खाना है नहीं है उससे कुछ लेना देना नहीं है, अपना ये टाइम आ गया, विंटर की शुरुआत हो गई है, तो हमें साउथ की तरफ जाना ही है. एक तरह से वो अस्वस्थ हो जाते, बेचैन हो जाते, अस्वस्थ यानी बेचैन हो जाते, उनको वो उनका रिचुअल बन गया है कि हमें जाना है. फिर वो क्या करते, एक जाति के सब पंछी एक साथ आ जाते हैं. और यहाँ पे मजाक से दिया है, और एक ठराविक टाइम को सभी पंछी एक साथ वो वहां से प्रयाण करते, यानी कि निकलते, मुहूर्त निकाल के, यानी कि एक ठराविक टाइम पे सारे पंछी वहां से निकलते हैं. अभी इस समय पंछियों का जो माइग्रेशन है, जो स्थलांतर है, उसका खाने से इतना अभी रिलेशन हम लोग नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनका अभी ये हमेशा का हो गया है कि एक ठराविक जो मेन उनका सीजन आ गया, तो उस सीजन में हमें इसकी तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है. जैसे एक उनका धार्मिक विधि, यानी कि एक रिचुअल हो गया है कि हमें जाना है, उनकी लाइफ का वो पार्ट हो गया है. जैसे वो उनका आने का पार्ट हो गया है, वैसे जाने का. वसंत माला, मतलब हमने देखा ना, वसंत ऋतु आने के बाद में सब हरियाली आती है, तो वैसे वसंत ऋतु का शुरुआत हो गया कि ये पंछी भी अपने अपने घरों की तरफ वापिस चले जाते हैं. प्रतीक्षा प्रवास, यानी कि अपने घर की तरफ वापिस जाने का प्रवास. जैसे हम समर की छुट्टियों की शुरुआत हो गई तो नानी के घर जाते, जैसे छुट्टियां खत्म हो जाती, मई महीना खत्म हो जाता है, हमें भी अपने घर की तरफ वापिस आने की ख्वाहिश शुरू हो जाती. वैसे इन पंछियों का भी है, वो भी अपने घर की तरफ, वसंत ऋतु की शुरुआत हो गई कि वो भी अपने घर की तरफ चले जाते. मतलब अभी सिर्फ खाना ढूंढने के लिए पंछी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, अभी उनका वो रिचुअल बन गया है, उनकी हमेशा की लाइफ का वो पार्ट बन गया है कि विंटर शुरू होने से पहले हमें साउथ में आना है, उसके बाद में हमें जैसे वसंत ऋतु शुरू होगा हमें नॉर्थ में जाना है. पंछियों के बारे में बहुत सारी, पंछी इधर से उधर क्यों जाते हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें इस लेसन में पढ़ने को मिला है. आप लोगों को क्या करना है, लेसन को अच्छे से एक बार पढ़ना है. ये जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय आपको खुद आंसर लिखने हैं. कल स्वाध्याय के आंसर का वीडियो आ ही जाएगा, उसमें से आपको आपके आंसर चेक करने हैं. अगर मैं जिस तरह से बोल रही हूँ उस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत इसका फायदा होने वाला है. चलो मिळते फिर हम लोग अगले व्हिडिओ में. आता भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करायचं आहे, आपल्या व्हिडिओला पहिले लाईक करायचं आहे, मित्रमैत्रिणींबरोबर व्हिडिओला शेअर करायचंय. ज्यांनी चैनल अजून सब्सक्राइब केलं नहीं, चैनल सब्सक्राइब करा. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो. आपको पसंद आता है नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताओ जरूर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक क्या करना है, हंसते खेलते पढ़ाई करनी है. काय करायचंय आपल्याला, हसत खेळत अभ्यास करायचा आहे.